डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन हमें इस बार काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, चूँकि हुकूमती नाक़िस कारकर्दगी की वजह से शायद अब ऑपोजिशन को हुकूमत को टफ़ टाइम देने में क्या आप समझते हैं कि आसानी ज़्यादा होगी? क्योंकि कल जो इजलास हुआ उसमें भी ये फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी को भी अब PDM में दोबारा मदऊ किया जाएगा और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की मज़ीद तैयारी की जाएगी। क्या समझते हैं कि क्या ऑपोजिशन इस बार टफ़ टाइम दे पाएगी हुकूमत को? देखें, कल से आप यूं समझ लें, बल्कि इस वक्त भी वज़ीर आज़म जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी काबीना के कुछ लोग, लेकिन तमाम के तमाम नहीं, वज़ीर आज़म जो हैं वो एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी जो एक अहम तरीन लड़ाई है इस वक्त वो है महंगाई के साथ। उसकी वजूहात जो भी हों, ठीक है, उनके कोई वज़ीर उनकी कोई बात करें या उनके वजूहात कुछ भी हों, लेकिन अब उस पर इतनी बहस हो चुकी कि उसका कोई तदारक करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे तरक्याती बजट ना दें इस साल MNS को, तो क्या होगा? अपने MNS को ऐलान करें कि हम इस साल तरक्याती बजट नहीं दे रहे, ठीक है, या कम दे रहे हैं, ये रोक रहे हैं, हालात मुल्क के ऐसे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? ठीक है, या TADA हम बंद कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अरकान का, अपने अरकान का करें तो ऑपोजिशन भी कर लेगी। तो अपना ज़रा हुकूमत हुकूमत जो मैं कहता हूँ ना, तो इसका तमाम जो ढांचा है इसको शॉर्ट करें। स्मार्ट गवर्नमेंट्स आ गई ना, स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आ रहा है दुनिया में, कि थोड़े लोग किस तरह से रन कर सकते हैं बड़े सिस्टम्स को। बहुत सारे लोग मिलके एक छोटे से सिस्टम को रन करेंगे तो फिर उसका कचूमा निकलेगा। तो इशू ये है कि सबसे पहले तो महंगाई के इसको देखिए। अच्छा, महंगाई जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये अलग अलग मामलात हैं, तेल का मामला कुछ और है, तो सबको एक ही खाते में डाल दिए ना। और मतलब खैर उस पर बहुत बात हो रही है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि अपोजिशन जो है वो अब एहतजाज सड़कों पे करेगी, क्या करेगी, उस पर कल बात कर लेंगे। लेकिन ये महंगाई के ऊपर तो इन्होंने, खान साहब ने, काबू पाना ही पाना है, या लोगों को इस बात का इत्मीनान दिलाना है कि हम भी खर्चा कम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तकारीब बंद कर दें करना, बड़ी बड़ी तकारीब ना करें ना, 5-5, 6-6, ये तो मीडिया का दौर है। तो उसमें आप 8-10-12 लोगों के साथ या कौम के साथ बात कर लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हों, हर रोज़ 2 जो 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हुकूमत करना शुरू करेगी। वो इनका वज़ीर आज़म साहब का आइडिया बुरा नहीं था कि बहुत सारी सरकारी इमारत जो हैं वो बेकार हैं। वो बहुत अच्छा आइडिया था। शुरू में जो इन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी ना, वो बात ऐसी थी जो लोगों के दिलों को मतलब वो बड़ी बड़ी अहम बात थी। गवर्नर हाउसेस, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रोटोकॉल। तो अगर अब भी ऐसा कुछ कर लें तो देखें, लोग जब देखते हैं ना कि महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो हुक्मरान भी हुक्मरान हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर कुछ रहे हैं, अपना उसके अखराजात कम नतीजे, कर अच्छा, रहे हैं। हुकूमत करेगी तो अपोजिशन खुद ब खुद मजबूर होगी करने पे। मतलब वो मजबूर हो जाएंगे ना करने पे। देखेंगे कि वज़ीर आज़म या उन्होंने कट किए अपने अखराजात, तकारीब कम कम होनी शुरू हो गई, ये कम होना। पहले था ना वज़ीर आज़म साहब का कि सिर्फ बिस्किट्स और चाय पिलाते थे, उसी पे चले जाएं, उसी फार्मूले पे दोबारा। तमाम के तमाम वज़रा, तमाम मिनिस्टर्स, इनक्लेव के अंदर जो घर बने हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, खाने हैं, ये सारा का सारा ख़त्म कर दें। ये तो नहीं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं जब वो खुद मिलते हैं तो उनके सामने चाय होती है, नहीं, बाकी जो होता है बाकी। अच्छा, फिर वो भी तुम मुलाजमीन की तो मैं बात नहीं कर रहा कि जो जॉब करते हैं, क्या पता चलो उनको निकालना शुरू, नहीं। कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके नतीजे में लोगों में जाए, तो लोगों में जाके उसके बाद फिर ये साथ साथ हम अब मशवरे दे सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ गए हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से ज़ाहिर है कि मशवरे ज़्यादा ही हो गए हैं। और साथ ही जो है वो फैटअप का इजलास शुरू हो गया। 2-3 दिनों के अंदर ये क्लियर होगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं वो ये कि पाकिस्तान गालिबन ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उससे निकलने की, देखें, जब यहाँ से बहुत सारी शराइत पूरी करके गए और IMF ने उसके बाद बावजूद मजीद आपसे कह दिया कि और टैक्स बढ़ा दें, और बिजली बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो इसका मतलब है कि वो फैटफ के ऊपर जो है वो, ये सारे मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं। अगर इनको आप मतलब कई मुल्क आप
वहाँ पे जो है अड्डे आपको नज़र आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके, लेकिन चूंकि सफारतकारी और ये सारा आपस में लिंक्ड है, खारजा पॉलिसी, सफारतकारी, किस तरह आपकी लॉबिंग हो रही है, कौन से आपके लोग हैं, किस तरह बात करें, उसके नतीजे में फिर वो सारे मामला इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तीन चार और बड़े इश्यूज हैं जो कि आने वाले दिनों में बतौर रियासत, अब मैं हुकूमत या अपोजिशन तो नहीं, रियासत पाकिस्तानी है सारे, और ये ख़ित्ता जो है वो एक नए आतिश फिशा, ऐसा लगता है कि मज़ीद आतिश फिशा यहाँ पे खुलने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उस पर मैं बात करने से पहले ज़रा मैं ये कॉलिन पाल जो जिनका इंतकाल हुआ है, सेक्रेटरी डिफेंस, कॉलिन पाल के हवाले से मैं ये बात सिर्फ बताऊं कि ये इनको वैक्सीनेटेड थे, ये मुकम्मल तौर पे इनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी, और बात ये सामने आ रही है कि इनका कोविड से इंतकाल हुआ। तो इसमें ये बात, अब ये एक मैसेज है कि कोविड से इनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये वैक्सीनेटेड थे और इनको डोजेज लगी हुई थी। लेकिन उसके साथ एक इससे हमें और चीज़ समझ में आती है। वो क्या चीज़ है कि इनको ये अपनी बूस्टर डोज लगवाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि इनको ब्लड कैंसर की एक बड़ी लीथल किस्म थी जिसको मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। सही। अच्छा, मल्टीपल मायलोमा जो है वो उसको मेरे साथ उसकी कुछ ज़्यादा इस किस्म के कैंसर की जो है वो एक अजब सा है, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल मल्टीपल मायलोमा से हुआ था। और मल्टीपल मायलोमा जो है वो और अभी हालिया दिनों में भी नईमुल हक साहब जो थे उनका भी, और काफ़ी लोगों का जो है वो मल्टीपल मायलोमा, इसकी कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि ये बोन मैरो के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि मुदाफ़ियत बनाते हैं, तो वो जो मुदाफ़ियत बनाने वाले सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज तो बना रहे होते हैं इसमें, इस किस्म के कैंसर में, लेकिन वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं। वो जो एंटीबॉडी जो मुदाफ़ियत की हैं वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा। इसी तरह से जब अगर फ़र्ज़ करें तो ये एक तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने के नतीजे में फिर ये होता है कि ये चूँकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, ये अपनी थर्ड डोज का वेट कर रहे थे बूस्टर का, तो दरमियान में फिर इनको जो है वो तो पता ही चल रहा है कि अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोड है वायरस का और डेल्टा और ये सारी चीज़ें, और आप बीमार हैं और ख़ास एज है आपकी, तो आप अपनी बूस्टर डोजेस और एहतियात उसी तरह से करें। ठीक। अच्छा, और अगर वैक्सीनेशन ना करवाई होती कि जी वैक्सीनेशन तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आप समझें कि मतलब बहुत से कैंसर के पेशेंट्स ऐसे हैं जो बच रहे हैं इसलिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, फिर उसके बाद वो बचे होंगे। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और साथ कोई प्रॉब्लम्स हो और कोई बीमारियां हो, तो इनको कोविड हुआ, लेकिन ये इनका इलाज चल रहा था मल्टीपल माइलोमा का, कीमोथेरेपी हो रही थी, और उसमें फिर बूस्टर डोजेस। ये मौजूदा हुकूमत की मेहरबानी से जो मुझे एक मसला हुआ था ट्रांजिट इस्केमिक अटैक का, तो उसके बाद मैंने 2 डोजेस वैक्सीनेशन की रूटीन और फिर 2 बूस्टर डोजेस लगवाई हैं जी, अपनी एंटीबॉडीज़ को कवर करने के लिए। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। ठीक है, तो 2 मुझे यानी 4 मुझे डोजेज लेनी पड़ी हैं यानी उस कि जगह जिनकी तक पहुँचें, इम्यूनिटी क्योंकि वीक हो। जी मेरी इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए थी कर्टसी हुकूमत पाकिस्तान, वो जो है वो वीक हो गई। वीक हुई, और उसके नतीजे में ये हुआ, क्योंकि मैं दूसरी मेडिसिन ले रहा था, उनकी भी खैर क्या गलती, उनको क्या कहूँ मैं, लेकिन वो चूंकि मेडिसिन उसके ले रहा था, उसके नतीजे में इम्यूनिटी गिरी, तो वो तो मैं इसे भी कह रहा हूँ कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उसमें आप बूस्टर डोजेज ज़रूर लें, और ये ना समझें कि आप सेफ हो गए हैं।
क्योंकि वो लोड भी अपनी जगह से आ रहा है चारों तरफ से, हाँ। आपके लिए मसाइल भी खड़े हो रहे हैं, तो वो जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज हैं उसके लिए फिर आपको बूस्टर डोजेज लेनी है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी, आज जो है वो 19 तारीख, और ये वो 19 तारीख है जब एक्सटेंडेड ट्राइका का इजलास होना था रशिया में। वो एक्सटेंडेड ट्राइका जिसमें मॉस्को में आज होना चाहिए था, पाकिस्तान को, ईरान, पाकिस्तान को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना, गालिबन इस तरह से बना हुआ था एक्सटेंडेड ट्राइका, लेकिन अमेरिका ने उसमें आने से इनकार कर दिया। ठीक है। और कल वहां पे इजलास जो अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है, जिसको मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं, और जिसमें इंडिया को भी बुलाया है और इंडिया भी वहां पे शरीक हो रहा है, और तालिबान भी जा रहे हैं, वो तालिबान जिनको अभी तक रशिया ने नहीं माना। लेकिन एक बड़ी अलामत है कि माना नहीं, लेकिन जो बात हो रही है तो तालिबान से हो रही है। अमेरिका ने भी नहीं माना, लेकिन अगर बात हो रही है तो तालिबान से हो रही है। ठीक है ना? तो इंडिया भी कल होगा और तालिबान भी होंगे, अमेरिका नहीं होगा कल भी। अमेरिका ने दोनों दिन जाने से इनकार कर दिया, कल भी नहीं होगा। और वजूहात क्या बताई जा रही हैं? वजूहात, अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद को उनके ओहदे से हटा दिया गया जी। अच्छा, उस वक्त जबकि ये मॉस्को में ये डायलॉग होने जा रहा था, तो उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को कहा जा रहा है कि उनको बड़ी इज्जत से और ये किया, लेकिन असल में उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये पख्तून हैं, और ये मज़ार शरीफ में इनकी पैदाइश, हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं। और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये शुरू में तो इन्होंने काबुल में शायद इनकी एजुकेशन थी। मैं दो मिनट की बात करके ना फिर मैं आता हूँ कि क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन इनकी जरा पोजीशन आप समझें। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं इनिशियल एजुकेशन इनकी काबुल की, और उसके बाद ये चले गए जो है आला तालीम के लिए अमेरिका से फिर ये आ गए लेबनान, और वहाँ पर बैरूत में, बिल्कुल बैरूत के सेंटर में एक बिल्डिंग है जहां अब बहुत कम लोग होते हैं, अब बड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक ज़माने में वो भरा होता था। लेकिन आज भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो वहीं पे है, और बड़ा खूबसूरत कैंपस है, और वो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत के अंदर।